अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 36 कवर करेंगे विच इज़ क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स। इस चैप्टर में मॉड्यूल 183 से मॉड्यूल 187 तक हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 183 विच इज़ एन्क्रिप्शन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं जैसे कि एन्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी डेटा को रीडेबल फॉर्म में से यानी जो प्लेन टेक्स्ट होता है जो कोई भी इंसान आसानी से पढ़ सकता है उस रीडेबल फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर देना टू अ अनरीडेबल फॉर्म यानी जो साइफर टेक्स्ट होता है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है यूजिंग अ सीक्रेट की। इस तरह से हम किसी भी सेंसिटिव डेटा को ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोटेक्ट करती है। सो इनक्रिप्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है जो हम डेटा ओवर द इंटरनेट सेंड कर रहे होते हैं तो अगर बीच में कोई मिडिल मैन अटैक हो जाए और कोई आपके डेटा को एक्सेस कर पाए किसी हैकिंग की वजह से तो उसके लिए ईज़ी ना हो आपके डेटा को रीड कर पाना अगर वो एक्सेस भी कर ले तो। सेकेंडली जब हम अपना डेटा क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर कर रहे होते हैं तो वो जो हैकर्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। जो अटैकर्स होते हैं जो भी मलेशियस एक्टिविटीज़ होती हैं तो अगर हमारा डेटा प्लेन टेक्स्ट में होगा तो कोई भी उसे ईज़िली पढ़ सकता है तो इसलिए उसको हम कन्वर्ट करते हैं एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ताकि हम अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ ये जो एन्क्रिप्शन होती है कितनी तरह की होती है। सबसे पहले सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। नाउ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि एक सिंगल की यूज़ की जाती है डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए भी और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए भी। इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है यानी कि फॉर एग्जांपल एक ही चाबी से आप ताला लॉक भी कर सकते हैं और ताला अनलॉक भी कर सकते हैं। तो सिंपल होता है, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो की शेयर करेंगे आपस में तो ये वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। क्योंकि डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए भी सेम की यूज़ हो रही है और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए भी सेम की यूज़ हो रही है। सेकंड टाइप है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इस टाइप की एन्क्रिप्शन में दो डिफरेंट कीज़ इस्तेमाल होती है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। ये काम कैसे करता है बेसिकली रिसीवर जो होता है वो एक पब्लिक की जनरेट करता है और एक प्राइवेट की जनरेट करता है। जो पब्लिक की होती है उसको ओपनली शेयर किया जाता है और जो सेंडर होता है वो रिसीवर की पब्लिक की इस्तेमाल करके मैसेज को इनक्रिप्ट करता है जिसको सिर्फ रिसीवर की प्राइवेट की ही डिक्रिप्ट कर सकती है। यानी सिंपल वर्ड्स जिस मैसेज को एक पब्लिक की के ज़रिए इनक्रिप्ट किया जाता है उसको सिर्फ एक प्राइवेट की एक मैचिंग प्राइवेट की के ज़रिए ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, इसमें प्राइवेट कीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। तो यहाँ पर आपको एक एनालॉजी दी हुई है कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज़ लाइक एक शेयर्ड लॉकर है जिसकी कीज़ मल्टीपल यूज़र्स के पास है। तो उस लॉकर को कोई भी खोल सकता है जिसके पास की हो। लेकिन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज़ लाइक अ मेल बॉक्स। आप उसमें सिर्फ लेटर ड्रॉप कर सकते हो और वो लेटर सिर्फ वही ड्रॉप कर सकता है ये जिसका डेटा एन्क्रिप्टेड हो विद अ पब्लिक की। लेकिन उसको खोल के लेटर निकाल सिर्फ वही सकता है यानी कि मैसेज को डिक्रिप्ट वही कर सकता है जिसके पास प्राइवेट की हो। सो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है वो एसिमेट्रिक से ज़्यादा फास्टर होती है लेकिन लेस सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें की शेयर्ड होती है, मल्टीपल यूज़र्स के पास होती है। विद इन व्हेयर एज़ एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि वो सिक्योर होती है लेकिन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हम जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एक की होती है वेयर एज एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होती हैं। सिमेट्रिक जो है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिक वो स्लो होती है लेकिन ज़्यादा सिक्योर होती है। एसिमेट्रिक सिमेट्रिक जो है वो लेस सिक्योर होती है और एसिमेट्रिक ज़्यादा सिक्योर होती है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में की शेयर करना रिस्की होता है क्योंकि सिर्फ एक ही की होती है एन्क्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होता है वो सेफ होता है क्योंकि उसमें दो कीज़ होती है, सिर्फ पब्लिक की शेयर की जाती है और प्राइवेट की जो है वो सिर्फ मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ रिसीवर के पास होती है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ की जाती है। सो अगर हम समराइज़ करें इस मॉड्यूल को, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जो ईज़िली कोई इंसान पढ़ सकता है, किसी भी प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना यूज़िंग अ की, उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखने के लिए, उसके ट्रांसफ़र के दौरान और डेटा स्टोर करने के लिए। यानी कि जब डेटा स्टोर किया जा रहा है सर्वर में और डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है।
एक प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट में, जिसकी एक की भी जनरेट की जाती है जो सिर्फ रिसीवर के पास होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ 184, हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। नाउ हैशिंग क्या होता है? हैशिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैसेज लिया जाता है, उसको हैश फंक्शन के थ्रू रन किया जाता है, जिसके बाद एक एक शॉर्ट फिक्स लेंथ कोड प्रोड्यूस किया जाता है जिसको कहा जाता है मैसेज डाइजेस्ट। नाउ ये मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? ये एक फिक्स लेंथ आउटपुट होती है जो कि ओरिजिनल मैसेज से छोटी होती है और हर मैसेज को यूनिकली रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर मैसेज डिफरेंट होगा तो उसकी ये मैसेज डाइजेस्ट, उसकी हैश हैश फंक्शन भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैसेज है हेलो क्लाउड, इसके बाद अगर हम इसको कन्वर्ट करें हैश फंक्शन के थ्रू रन करें तो इसका ये फॉलोइंग यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब अगर जो मैसेज है उसमें थोड़ा-सा भी चेंज होगा, तो उसका हैश कोड भी डिफरेंट होगा। नाउ हैशिंग के बारे में यहाँ पर 2 बातें याद रखने वाली हैं। हैशिंग जो है वो एन्क्रिप्शन नहीं है। एन्क्रिप्शन में एक की जनरेट की जाती है, व्हेयरएज़ हैशिंग में सिर्फ़ आपके ओरिजिनल मैसेज को हैश कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ओरिजिनल मैसेज से छोटी होती है लेंथ में, और ये एन्क्रिप्शन नहीं होती क्योंकि इसकी कोई की नहीं होती। और अगर आपके पास हैश कोड है किसी चीज़ का तो उससे आप ओरिजिनल मैसेज को रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, ये हैश फंक्शन क्या होता है? जिसके थ्रू मैसेज रन किया जाता है जिसके बाद वो एक फिक्स्ड लेंथ कोड में, एक हैश कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी भी साइज़ की इनपुट लेता है और उसकी एक फिक्स्ड साइज़ की आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नाउ ये हैशिंग का मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी डेटा में इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा करेक्ट है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं, डेटा में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हो गई, कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए गए, कोई डेटा टेम्पर तो नहीं किया गया। मैसेज जब भेजा गया था तो उस दौरान ट्रांसफ़र के प्रोसेस के दौरान उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो गए। इस चीज़ को इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये हैशिंग इस्तेमाल की जाती है। नाउ ये हैशिंग काम कैसे करती है? सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, जब वो मैसेज सेंड करता है तो उसका मैसेज एक हैश फंक्शन के थ्रू पास होता है और वो मैसेज जो है उसका एक मैसेज डाइजेस्ट जनरेट किया जाता है, यानी आप समझ लें एक शॉर्ट फिक्स लेंथ कोड जनरेट किया जाता है। इसके बाद ये जो मैसेज डाइजेस्ट होता है यानी शॉर्ट लेंथ कोड होता है, ये उस मैसेज ओरिजिनल मैसेज के साथ अटैच किया जाता है और फिर सेंड किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस सेंडर की साइड पे होता है ना, और रिसीवर की साइड पे क्या होता है? रिसीवर की साइड पर भी सेम हैश फंक्शन अप्लाई होता है। एक नया हैश कोड जनरेट किया जाता है और उसको जो रिसीव हुआ होता है उनको हैश कोड उससे कंपेयर किया जाता है। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं, सेम होते हैं, तो उसका मतलब मैसेज सेफ है, और अगर मिसमैच होती हैं, अलग-अलग होते हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, तो इसका मतलब कि आपका मैसेज रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गई है, आपका डेटा टेम्पर हो चुका है और उसमें किसी ने मॉडिफिकेशन कर दिए, चेंजेस कर दिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हैशिंग जिस तरह काम करती है। नाउ इस मॉड्यूल का सेकंड पार्ट हैशिंग, फर्स्ट पार्ट था हैशिंग, सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होती है? किसी भी यूज़र की ऑथेंटिसिटी को, इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर ये मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या-क्या वेरीफाई किया जाता है? ऑथेंटिसिटी यानी किसने भेजा, इंटेग्रिटी यानी जो भेजा गया है और जो रिसीव हुआ है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। और नॉन रिपुडिएशन यानी जो चीज़ सेंडर ने भेजी है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो ये भेजा ही नहीं है। तो आप कह सकती हैं कि जो हैंड रिटन सिग्नेचर होता है उसका एक डिजिटल वर्जन होता है। डिजिटल सिग्नेचर बहुत आम सी बात है, नाम से पता लग रहा है। नाउ बहुत सारे कंट्रीज़ में जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा लीगल वैल्यूज़ होती है। इनको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्लाउड एडमिन टूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑथेंटिसिटी यूज़र की वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह आप पेपर पे सिग्नेचर करते हैं। सो ये डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है? सबसे पहले जो सेंडर होता है वो ओरिजिनल मैसेज पर हैश फंक्शन अप्लाई करता है और उसका एक मैसेज डाइजेस्ट जनरेट करता है, यानी एक शॉर्ट लेंथ फिक्स कोड जनरेट करता है। उसके बाद ये जो मैसेज डाइजेस्ट होता है यानी शॉर्ट फॉर्म फिक्स कोड होता है, इसको इनक्रिप्ट किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का मैकेनिज्म इस्तेमाल करके। नाउ ये जो इनक्रिप्टेड हैश कोड होता है दिस इज इक्वल टू डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद जो है वो सेंडर जो है ओरिजिनल मैसेज, एन्क्रिप्टेड हैश यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, एन्क्रिप्ट हुआ हुआ वो, और उसकी हैशिंग एल्गोरिथम का इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें सेंड कर देता है।
इसके बाद रिसीवर की साइड पे वेरिफिकेशन की जाती है। रिसीवर उस हैश कोड को डिक्रिप्ट करता है और उस हैशिंग फंक्शन के इन्फॉर्मेशन से उस रिसीव मैसेज को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब ऑथेंटिक है मैसेज, कोई बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, कोई चेंज नहीं हुए, बिल्कुल सही है। और अगर मिसमैच होते हैं तो इसका मतलब कि उसमें कुछ टेम्पर हो चुका है और डेटा आपका और मैसेज में कुछ ऑल्टर हो चुका है और वो सेम नहीं है। सो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हैशिंग का काम होता है किसी भी मैसेज की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, यानी वो डेटा जिस तरह भेजा गया था उसी तरह रिसीव हुआ है या नहीं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुए, इस चीज़ को इंश्योर करना। वेयर एज़ डिजिटल सिग्नेचर इंटेग्रिटी को, ऑथेंटिसिटी को और नॉन रिपुडिएशन तीनों को मेक श्योर करता है। यानी डेटा में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई। सेकंड, जो भेजने वाला कौन है वो वेरीफाइड है या नहीं। और थर्ड, नॉन रिपुडिएशन यानी कि भेजने वाला अपने मैसेज भेजने के बाद उससे डिनाई नहीं कर सकता, मुकर नहीं सकता कि मैंने तो भेजा ही नहीं है। सो डिजिटल सिग्नेचर, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रिपुडिएशन, इन तीनों चीज़ों को डिजिटल कम्युनिकेशन में मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 185 विच इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई ये क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम होता है जो पब्लिक कीज़ और प्राइवेट कीज़ इन दोनों के पेयर्स को क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेरीफाई करता है और मैनेज करता है। और डिजिटल सर्टिफिकेट्स को भी क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और वेरीफाई करता है और इनको एक सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड वे में सेफ रखता है, स्टोर रखता है। सो हम समझते हैं कि हमें इस पीकेआई की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इमेजिन करें कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज हैं और उनके मिलियंस में यूज़र्स हैं, यानी मिलियंस यूज़र्स हैं, वो इतनी सारी क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल कर रही हैं। हर यूज़र पब्लिक कीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पब्लिक की जो है वो असली है, रियल है। तो इसका आंसर है पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ क्या होता है कि जो पब्लिक की होती है, हमने पढ़ा कि वो बिट्स की एक स्ट्रिंग होती है, सीक्वेंस होती है, जिसको किसी भी प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीकेआई में क्या होता है, हर यूज़र की एक की पेयर होता है, हर यूज़र के पास अपना अलग अलग, विच इज़ प्राइवेट की एंड पब्लिक की, यानी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ का एक पेयर होता है हर यूज़र के पास। सो बगैर किसी पीकेआई के क्या होगा कि जो पब्लिक कीज़ हैं लोगों के पास, वो कुछ फेक भी हो सकती हैं और मिडलमैन अटैक्स हो सकती हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के दौरान। बट पीकेआई के साथ क्या होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, सारी कीज़ वेरीफाइड होती हैं, तमाम यूज़र्स की आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ट्रस्टेड होती हैं और कम्युनिकेशन सिक्योर होती है। नाउ हमने पढ़ा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीज़ें सिक्योर की जाती हैं, एक पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट की और दूसरा डिजिटल सर्टिफिकेट्स। सो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक डिजिटल आईडी कार्ड की तरह होता है। यानी जब किसी यूज़र को पब्लिक और प्राइवेट की दी जाती है तो उसका एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। यानी कि जो पब्लिक या प्राइवेट की दी जा रही है, उसको उस यूज़र की आइडेंटिटी के साथ बाउंड कर दिया जाता है। सो हर डिजिटल सर्टिफिकेट में ओनर की आइडेंटिटी होती है, पब्लिक की होती है, उसकी वैलिडिटी का पीरियड होता है कि वो कितने टाइम तक वैलिड है और उसका सिग्नेचर होता है क्लाउड कंज्यूमर का। और जिसने ये सर्टिफिकेट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया होता है उसका भी सिग्नेचर होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सो ये सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जिसने ऑर्गेनाइजेशन जिसने सर्टिफिकेट इशू किया होता है, ये क्या होती हैं? ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है। इसका काम होता है डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करना और साइन करना। सेकंड, वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? स्टार्ट डेट होती है सर्टिफिकेट की और एंड डेट होती है, यानी एक्सपायरी, जिस तरह हमारे एनआईसी की एक एक्सपायरी डेट होती है, और एनआईसी की होती है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, हर चीज़ की, हर इन सब की एक एक्सपायरी होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। एक्सपायरी के बाद ये सर्टिफिकेट्स इनवैलिड हो जाता है और इनको रिन्यू कराना पड़ता है, जैसे ही जिस तरह हमें अपने लाइसेंस वगैरह रिन्यू कराने पड़ते हैं। नाउ ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि की जनरेट की जाती है पब्लिक की और प्राइवेट की यूज़र के लिए, और ये कीज़ यूज़र खुद जनरेट करता है। उसके बाद जो यूज़र है वो पब्लिक की जो है वो सीए को भेज देता है। सीए यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी थर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो ये सर्टिफिकेट इशू करती है। इसके बाद सीए क्या करते हैं कि वो उस यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, उस सर्टिफिकेट को साइन करते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इसके बाद जो लोग हैं वो किसी भी पब्लिक की को ट्रस्ट करते हैं कि वो वैलिड है, क्यों? क्योंकि उस पे सीए का सिग्नेचर होता है। तो ये प्रूफ करता है कि ये एक वेरिफाइड यूज़र है और उसकी वेरिफाइड की है।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड कंज्यूमर्स के आइडेंटिटी को मैनेज करने के काम आता है, क्लाउड प्रोवाइडर की आइडेंटिटी को मैनेज करने के काम आता है, किसी भी एडमिन के एक्सेस और उसकी ऑथेंटिसिटी को सिक्योर करने के काम आता है। सो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फेक पब्लिक कीज से प्रोटेक्ट करता है, आपकी अथॉरिटी को वेरीफाई करता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ये इंश्योर करती है कि सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स, डिवाइसेस और सिस्टम्स जिनका वैलिड और ट्रस्टेड डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, सिर्फ वो ही इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ। यानी कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट करना यानी प्रोटेक्ट करना। और मलेशियस इंटरमीडिएरी मतलब ये इंश्योर करती है कि आप जिस पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक, एक लेजिटिमेट पार्टी है, उसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई हुई, और आपसे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस पार्टी तक, उसको बीच में से कोई और रीड नहीं कर सकता। सो ये पूरा सिस्टम जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिपेंड करता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स पर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी पर, और जो डेटा फॉर्मेट्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी के, उन पर। तो ये पूरा सिस्टम है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं। ये पूरा सिस्टम इज़ लाइक अ पासपोर्ट सिस्टम। इसमें सीए जो है, सीए जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, इट इज़ लाइक गवर्नमेंट, और जो सर्टिफिकेट वो इशू करती है इट्स लाइक पासपोर्ट। जो पब्लिक की है वो इज़ लाइक पासपोर्ट नंबर, यानी उसको कोई भी देख सकता है, जब आप चेकिंग करवा रहे होते हैं तो कोई भी देख सकता है। और जो सिग्नेचर है आपका डिजिटल सिग्नेचर, इट्स लाइक एन ऑफिशियल स्टैम्प। सो यहाँ पर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करते हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स और सिग्नेचर्स को यूज़ करता है पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स को मैनेज करने के लिए सिक्योर तरीके से, और यूज़र्स की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए बड़े बड़े सिस्टम्स में, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा लार्ज स्केल सिस्टम है, ऐसे सिस्टम्स में यूज़र्स की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए और पब्लिक प्राइवेट कीज़ को मैनेज करने के लिए पीकेआई यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क यानी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 186 व्हिच इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आईएएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उनको एक्सेस ग्रांट करने में, परमिशंस देने में हेल्प करता है, कि यानी ये कंट्रोल करता है कि वो कौन-कौन से रिसोर्सेज़ एक्सेस कर सकते हैं, और ये डिसाइड करता है कि वो कौन-कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो ये सिस्टम है, ये 2 क्वेश्चंस आंसर करता है। पहला कि आप कौन हैं, और दूसरा कि आपको क्या-क्या करने की परमिशन है, क्या-क्या करना आपको अलाउ है। सो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आईएएम जो सिस्टम है, ये क्लाउड में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एक वक़्त में सेम प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक से ज़्यादा मल्टीपल सर्विसेज़ एक साथ रन कर रही होती हैं, और जो सेंसिटिव डेटा होता है यूज़र्स का, उसको ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा होता है। तो बगैर किसी आईएएम के कोई भी इंसान कुछ भी एक्सेस कर सकता है। बट आईएएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के साथ सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, उनको ये एक्सेस मिलता है कि वो कौन-कौन से रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो सिस्टम होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सो आप ऐसा इमेजिन करके चलिए कि ये सिस्टम इज़ लाइक एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ऑथेंटिकेशन, यानी आप कौन हैं, जो यूज़र है वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए जो यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, बायोमेट्रिक्स यूज़ होते हैं, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, रेटिना स्कैन यानी जो आइज़ स्कैन होती हैं, और इसके अलावा कुछ रिमोट ऑथेंटिकेशंस होते हैं, जैसे कोई किसी डिवाइस का ट्रस्टेड आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी सिस्टम जैसे होता है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक कि आप अपना आईडी कार्ड जो है वो मेन गेट पर दिखाकर फिर अंदर एंटर करते हैं। सो ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है ऑथराइजेशन, यानी आपको क्या-क्या करना अलाउ है, किस-किस चीज़ का एक्सेस है आपके पास, कौन-कौन सी परमिशंस है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। यानी जो भी एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो कौन-कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाली डेटा रीड करना, या फिर कोई फ़ाइल एडिट करना, या फिर एडमिन पैनल को एक्सेस करना। तो ये चीज़ें ऑथराइज़ेशन कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल में क्या होगा कि एक स्टूडेंट है तो वो टीचर्स का स्टाफ रूम में जाके कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता। जो टीचर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं उनमें मॉडिफ़िकेशन कर सके।
तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट की अलग अथॉरिटीज़ होती हैं और टीचर की अलग। इसी तरह ऑथराइज़ेशन का मतलब क्या है? जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो कौन-कौन से एक्शंस परफ़ॉर्म कर सकता है, ये चीज़ ऑथराइज़ेशन होती है। देन थर्ड कंपोनेंट इस सिस्टम का होता है यूज़र मैनेजमेंट, यानी यूज़र्स को मैनेज करना। ये पार्ट हैंडल करता है कि जो नए-नए यूज़र क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको मैनेज करना, पासवर्ड्स वगैरह अपडेट करना, किसको कौन-सी परमिशन ग्रांट करनी है, किससे कौन-सी परमिशन लेनी है, ये सारी चीज़ें यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। सो यूनिवर्सिटी की एग्जांपल में देखें तो कोई अगर न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसका एक नया आईडी क्रिएट किया जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है यूनिवर्सिटी से तो उसका एक्सेस रिमूव किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। देन इस सिस्टम का फोर्थ कंपोनेंट होता है क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो लॉगिन डिटेल्स होती हैं उन सबको हैंडल करना। इस कंपोनेंट का काम होता है जो यूज़र्स की लॉगिन क्रेडेंशियल्स होती हैं उनको सिक्योरली स्टोर करना, और जो एक्सेस कंट्रोल रूल्स होते हैं वो कौन-कौन से यूज़र्स को देने हैं, कौन से यूज़र्स से एक्सेस कंट्रोल लेना है, ये सारी चीज़ें क्रेडेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं एक बिटवीन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। सो आईएएम में क्या होता है कि वो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं यूजर्स की वेरिफिकेशन करने के लिए और उनको परमिशन ग्रांट करने के लिए। देयर एज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिप्टोग्राफिक कीज यानी पब्लिक कीज प्राइवेट कीज इस्तेमाल होती हैं। आईएएम में सिंपली ये कंट्रोल किया जाता है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, जबकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है यूजिंग सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स। आईएएम में यूज़र प्रिविलेजेस पे फोकस किया जाता है कि यूज़र्स को क्या-क्या सहूलतें दी जा रही हैं, और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे की जाए, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। सो आईएएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिंपल एक परमिशन सिस्टम है, परमिशन ग्रांट करने वाला सिस्टम है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक इंक्रिप्शन और आइडेंटिटी प्रूफ सिस्टम है। नाउ ये सिंगल साइन ऑन क्या होता है? ये सिंपली यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एक दफ़ा लॉगिन करके मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज को एक साथ इस्तेमाल कर सके, एक साथ एक्सेस कर सके बगैर बार-बार लॉगिन के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गूगल में लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आप जीमेल खोलें, ड्राइव खोलें, यूट्यूब खोलें, आपको कुछ भी दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपने एक बार गूगल में लॉगिन कर लिया। यही चीज़ सिंगल साइन ऑन कहलाती है। नाउ ये सिंगल साइन ऑन कैसे काम करता है? सबसे पहले यूज़र एक बार लॉगिन करता है, फिर जो सिक्योरिटी ब्रोकर होता है वो यूज़र की क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करते हैं, यूज़र को वेरीफाई करता है, और एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया जाता है। नाउ उसके बाद जब-जब यूज़र मल्टीपल सर्विसेज जाता है, इस्तेमाल करता है, बार-बार एक्सेस करता है, तो तब-तब वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट रीयूज़ होता रहता है। इसलिए यूज़र को बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यूज़र्स को कम एफर्ट लगानी पड़ती है, सिक्योरिटी बेटर हो जाती है और बहुत कम पासवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। सो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक ऐसा क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स है जो यूज़र की आइडेंटिटीज़ को, ऑथेंटिकेशन को, ऑथराइज़ेशन को और आईटी रिसोर्सेज पर यूज़र की एक्सेस को मैनेज करता है। So now let's move on to the last module of this chapter 187, which is cloud-based security groups and hardened virtual server images. So ये मॉड्यूल सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में हम क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स पढ़ेंगे और सेकंड में हार्डन वर्चुअल सर्वर इमेजेस। सो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है? ये सिंपली लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं जिनको क्लाउड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिक्योरिटी रूल्स को सेपरेटली अप्लाई करने के लिए और नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इन सिक्योरिटी ग्रुप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले क्लाउड पे यहाँ पे पता है क्या होता है कि जो यूज़र्स बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स सेम फिजिकल सर्वर पर रन कर रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स हेल्प करते हैं यूज़र्स को सेपरेट करने में, डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई करने में, और अगर कोई अटैक होता है या फिर कोई मैलवेयर इफ़ेक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने में, उससे नुकसान जो हो उसको कम करने में ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हेल्प करती है। नाउ जो क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं उनको लॉजिकली डिवाइड किया जाता है। हर जो सेगमेंट होता है, जो डिवाइडेड पार्ट होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं। तो हर सेगमेंट जो है उसका एक सिक्योरिटी ग्रुप फॉर्म किया जाता है, और हर सिक्योरिटी ग्रुप का अपना सिक्योरिटी रूल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप है तमाम वेब सर्वर्स के लिए, एक ग्रुप है तमाम डेटाबेसेस के लिए और एक ग्रुप है तमाम एडमिन सिस्टम्स के लिए। तो हर ग्रुप का अपना अलग सिक्योरिटी रूल्स होंगे जिनको फॉलो करते होंगे।
नाउ इसके बारे में याद रखने वाली बात ये है कि ये लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, फिजिकल नहीं होते और ये नेटवर्क पैरामीटर्स की तरह काम करते हैं। नेटवर्क पैरामीटर की तरह एक्ट करने का मतलब है कि बजाय इसके कि तमाम सिक्योरिटी ग्रुप्स किसी एक सिंगल फिजिकल फायरवॉल पर रिलाई करें, जो इंडिविजुअल क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं जैसे वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, डेटाबेसेस होती हैं, उनको इंडिविजुअल पर्सनल ओन उनके कस्टमाइजेबल वर्चुअल फायरवॉल्स दिए जाते हैं। हर आईटी रिसोर्स एटलीस्ट किसी एक सिक्योरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और अगर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स किसी एक सेम फिजिकल सर्वर पर रन की जा रही हैं, तो वो डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स में हो सकती है बेस्ड ऑन देयर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 वर्चुअल मशीन्स हैं और वो एक फिजिकल सर्वर पर रन की जा रही हैं, तो उनमें से एक वर्चुअल मशीन एचआर सिक्योरिटी ग्रुप में हो सकती है और एक वर्चुअल मशीन फाइनेंस सिक्योरिटी ग्रुप में हो सकती है। तो इन सिक्योरिटी ग्रुप्स की मदद से इवन जब वो एक सेम फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर है, स्टिल वो एक दूसरे से आइसोलेटेड या रह सकती है, सेपरेट रह सकती है। नाउ ये जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स होती हैं, ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक आ रहा होता है उसको लिमिट करते हैं, लिमिटेड रखते हैं। डॉस अटैक में हमने पढ़ा था क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं जिसकी वजह से जो रियल यूज़र्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते उस सर्विस को या फिर उस सर्वर को। तो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्योंकि तमाम ट्रैफिक फ्लो लिमिटेड होता है इसलिए डॉस अटैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरा क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स पे डिवाइड कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से आइसोलेटेड रहती है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं होती और ये सिस्टम को इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन से प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब होता है कि एक यूज़र जो ऑथेंटिकेटेड है यानी वेरीफाइड है कि वो कौन है और उसकी आइडेंटिटी प्रूव्ड है, बट आपका सिस्टम फेल हो जाता है ये चेक करने में कि उसको कौन-कौन से एक्सेस ग्रांटेड है, यानी कि उसको कौन-कौन से एक्शंस परफॉर्म करना अलाउड है, कौन से स्पेसिफिक टास्क करना उसको अलाउड है। सो इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन का सिंपली मतलब होता है कि अगर यूज़र को एक्सेस इतना ज़्यादा मिला हुआ है जितना उसको नहीं मिलना चाहिए, तो इस चीज़ पर जो सिस्टम होता है वो उसका नेटवर्क पाथ ब्लॉक कर देता है और जो यूज़र होता है उसको सिर्फ अलाउड एक्सेस ही मिलता है। सेकंड पार्ट नाउ सेकंड पार्ट इस मॉड्यूल का है हार्डन वर्चुअल सर्वर इमेजेस। एक हार्डन सर्वर इमेज जो है वो एक प्री सिक्योर वर्चुअल मशीन टेम्पलेट होती है। इसको सिस्टम से अननेसेसरी कंपोनेंट्स रिमूव करके और सिक्योरिटी लूपहोल्स को क्लोज करके क्रिएट किया जाता है। इसका सिंपली गोल होता है कि कम से कम अटैक सरफेस मिले यूज़र को, कम से कम आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ हो। तो ये जो हार्डनिंग का प्रोसेस होता है इसके दरमियान क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। जो भी अनयूज्ड पोर्ट्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अननेसेसरी सर्विसेज जो होती हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहा यूज़र उनको डिसेबल कर दिया जाता है। और अगर आपके सिस्टम में उस वक़्त कोई गेस्ट लॉगिन हुआ हुआ है तो उसको डिसेबल कर दिया जाता है और सिर्फ़ जो रिक्वायर्ड सर्विसेज़ है सिर्फ़ उनको एक्टिव रखा जाता है, बाकी सबको डिसेबल कर दिया जाता है। नाउ ये हार्डनिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितने ज़्यादा कम सॉफ्टवेयर होंगे, उतनी ज़्यादा कम वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, जितने ज़्यादा कम ओपन पोर्ट्स होंगे, उतना ज़्यादा कम यूज़र को अटैक पॉइंट मिलेगा आपके सिस्टम में एंटर करने के लिए। और हार्डनिंग की वजह से आपके सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी होती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये जो हार्डन इमेजेस होती हैं, ये जो नॉर्मल वर्चुअल मशीन टेम्पलेट्स होती हैं, इनसे कहीं ज़्यादा सिक्योर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्चुअल मशीन नॉन हार्डन्ड है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हो सकता है कि मल्टीपल ओपन पोर्ट्स हों, यानी अटैकर्स को सिस्टम में दाखिल होने के लिए एक ओपन पोर्ट मिली हुई है, तो वो एक्सेस कर सकता है। अगर कोई गेस्ट अकाउंट इनेबल हुआ हुआ है, तो वो गेस्ट अगर आपके पास ऑथराइज़ नहीं है, तो उधर से अटैकर को ये मौका मिल सकता है कि वो आपके सिस्टम में एंटर कर सके। बट अगर कोई हार्डन्ड वर्चुअल मशीन है तो उसमें सिर्फ क्योंकि रिक्वायर्ड सर्विसेज मौजूद होंगी, तमाम अननेसेसरी पोर्ट्स बंद होंगी और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल सिर्फ यूज़र को दिया जाएगा जो ऑथराइज्ड है, तो इसकी वजह से आपका सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। सो अगर हम इस मॉड्यूल को ऑनलाइन में समराइज़ करें तो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो एक लॉजिकल सेगमेंट होता है आईटी रिसोर्सेज का जिनकी सेपरेट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, यानी हर सिक्योरिटी ग्रुप की अलग पॉलिसीज़ होती हैं। जबकि जो वर्चुअल सर्वर इमेजेस होती हैं, हार्डन्ड वर्चुअल सर्वर इमेजेस वो आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को कम कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं बाय रिमूविंग अननेसेसरी कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। टोटल 5 मॉड्यूल थे इस चैप्टर में। नाउ मूव ऑन टू द टेस्ट फेज़।
मैं एमसीक्यूज पढ़ूंगी, आपने उसका कमेंट्स में आंसर बताना है। फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की सिंपल डेफिनेशन बतानी है कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड एमसीक्यूज इज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैशिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में हैशिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है, वो रीज़न बताना है। देन थर्ड एमसीक्यूज इज विच कंपोनेंट ऑफ पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बाइंड्स अ पब्लिक की टू द आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओनर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा कंपोनेंट पब्लिक की को उसके यूज़र की आइडेंटिटी के साथ बाउंड कर देता है, वो आपने बताना है। देन फोर्थ एमसीक्यूज इज विच identity access management feature allows a cloud consumer to access multiple services after logging in once। कौन सा फीचर था जिसमें यूज़र एक दफ़ा लॉगिन करने के बाद उसको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो मल्टीपल सर्विसेज एक साथ इस्तेमाल कर सकता था विदाउट लॉगिन किया अगेन एंड अगेन। देन फिफ्थ एमसीक्यूज इज व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हार्ड एंड वर्चुअल सर्वर इमेजेस। हार्ड एंड वर्चुअल सर्वर इमेजेस का मेन प्राइमरी गोल क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, वो आपने बताना है। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके आपने कमेंट्स में आंसर बताने हैं और यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। टोटल इसमें 5 मॉड्यूल्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।